सारा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप के इस स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने उत्तर भारत में आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। बचपन से ही उनकी स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी श्रद्धानंद में अपार आस्था थी। युवा अवस्था में ही उन्होंने भारत भर में आर्य समाज के प्रसार का व्रत लिया, जिसके बाद उनका नाम सुभाष से आचार्य देवव्रत रखा गया। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी। आचार्य जी ने आर्य समाज के लिए प्रचारक के तौर पर सारे देश का दौरा किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। वह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे। हरियाणा में शिक्षा के विकास के लिए उन्होंने बहुत काम किया। आचार्य देवव्रत जी गुजरात से पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। एक शिक्षाविद और समाज सुधारक के तौर पर आचार्य जी ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। आचार्य जी बेहद साधारण और सात्विक तरीके से रहते हैं। बनावटीपन और दिखावापन उनके जीवन में कोई स्थान नहीं रखता। आचार्य जी, हस्तक्षेप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आप एक शिक्षाविद रहे हैं। जिस गुरुकुल में कभी 10 छात्र पढ़ते थे, जब आपने वहाँ की व्यवस्था को संभाला तो आज 20,000 छात्र छात्राएं वहाँ अध्ययन कर रहे हैं। यह चमत्कार कैसे हो पाया? कैसे आपने इस मुकाम को हासिल किया? निश्चित रूप से गुरुकुल कुरुक्षेत्र जी जो स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा स्थापित संस्था थी, जी वो प्राय बंद हो गया। जी लेकिन 21 वर्ष की आयु में मेरे को वहां जिम्मेदारी दी गई जी और वहां लगभग 200 एकड़ हमारी भूमि जो लोगों ने कब्जे किए हुए थे जी और पुराने ढंग के भवन थे, केवल वही बच्चे वहां पर आते थे जो अनेक प्रकार की बुराइयों से ग्रस्त होते थे। सुधार की दृष्टि से लोग भेजते थे। जी लेकिन वहां मैंने सुनियोजित ढंग से प्रयास किया और उन बच्चों को संस्कार भी मिले, स्वास्थ्य भी मिले, शिक्षा भी मिली। इसके लिए जो मेहनत हुई, उसके बाद धीरे धीरे लोगों में एक आकर्षण बना और एक जमाना था जब लोग बच्चे भेजते नहीं थे। बिल्कुल। इस समय आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे 4 गुरुकुल हैं और हमें 300 बच्चे आए वर्ष देने होते हैं गुरुकुल में, जिसके लिए लगभग 8,000 बच्चे हमारी प्रवेश परीक्षा में बैठे। जी और हमारे जो परीक्षा परिणाम हैं, एक सिंगल भी बच्चा वहां पर सेकंड डिवीजन नहीं आता। प्रथम श्रेणी में भी बड़े कम होते हैं। सभी बच्चे हमारे 90% से ऊपर या मेरिट में ही होते। जी और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि पिछले वर्ष हमारे गुरुकुल कुरुक्षेत्र के 7 बच्चे एक ही वर्ष में IIT में गए और हमारे लगभग 12 बच्चे NDA में गए, तो PMT में गए बिल्कुल। और NITs में तो 20 बच्चे हमारे गए। तो उन बच्चों को हम संस्कार भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत योग्य बनाते हैं और पूरे देश में वो राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित हैं। और हमारे 4 गुरुकुल हैं। बेटियों का कन्या गुरुकुल चमन वाटिका इंटरनेशनल कन्या गुरुकुल अम्बाला में है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मैंने शुरू किया था जब उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा से शुरू किया। तो उस कार्यक्रम को मैंने प्रैक्टिकल बनाने के लिए शुरू किया। बिल्कुल। एक गुरुकुल की स्थापना मैंने नीलोखेड़ी में की, एक कभी ज्योति में की, एक गुरुकुल कुरुक्षेत्र है। तो लोगों का इतना आकर्षण वहां पर है कि हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा इन गुरुकुलों में पढ़े। शुरू में आपको बहुत चुनौतियां आई होंगी। जब जाहिर सी बात है, जब आप 21 साल की उम्र में, बहुत कम आयु होती है इस तरह की जिम्मेदारी संभालने के लिए। भारतीय संस्कृति को लेकर, भारतीय कस्टम कल्चर को लेकर के जिस तरीके से तमाम कॉन्वेंट कॉलेजेस में, स्कूलों में एक उदासीनता देखने को मिलती रही है और आज भी देखने को मिलती है,
ऐसे में भारतीय परंपरा, संस्कृति, उनके मूल्यों को स्थापित करते हुए इतने बड़े पैमाने पर आपने लोगों को मोटिवेट किया और वो अपने बच्चों को भेजने के लिए राजी हुए। आचार्य जी, थोड़ा इसके बारे में बताएं कि जब आपने ये काम शुरू किया था तो कितनी हिच थी लोगों में, क्योंकि आपने स्वयं ही बताया कि विद्यालय बंद सा हो गया था। उसमें राजस्थान के गुरुकुलों में बच्चों को उन्हीं को भेजने की लोग सोचते थे जो घर में काबू में नहीं रहते थे। जी जी लेकिन मैंने वहां पर सर्वांगीण विकास का एक पूरा मॉडल तैयार किया। जी हमारे बच्चे शारीरिक रूप से बहुत मजबूत हैं। उनको हम 200 एकड़ हमारी जमीन है, इसमें बिल्कुल प्राकृतिक आहार उनको देता हूँ, जहर मुक्त खेती के उत्पाद देता हूँ। 300 हमारे पास गाय हैं जिनकी उत्तम नस्ल बनाकर तो उनका दूध उन बच्चों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है। तो माता पिता में एक विश्वास हमने पैदा किया कि गुरुकुल में जाकर के हमारा बच्चा शारीरिक रूप से मजबूत होगा और संस्कार जो भारतीय संस्कृति, चिंतन, सोच, परंपराएं, उनको भी हमने उन बच्चों में अनिवार्य रूप से संस्कार के माध्यम से देने की एक परंपरा पैदा की। और पढ़ाई की दृष्टि से आधुनिक शिक्षा के साथ हमने प्राचीन विद्या को भी साथ में जोड़ा। बिल्कुल। हमारा सीबीएसई का इंग्लिश मीडियम है, के साथ हमारे बच्चे योग में, प्राणायाम में, संस्कृत विषय, भारतीय जीवन मूल्य और आधुनिक सभी विषय पढ़ाने की परंपरा। तो माँ बाप को एक इतना विश्वास पैदा हो गया कि हमारा बच्चा यदि गुरुकुल कुरुक्षेत्र में चला गया, आचार्य जी द्वारा चलाए जाने वाले गुरुकुल में चला गया, तो वो कुछ ना कुछ बन के निकलेगा। लेकिन चुनौतियां कितनी थी मेरे सामने। 22 साल तक मैंने कंधे पर बोरी रखकर गांव दर गांव में बच्चों के लिए दान इकट्ठा करता, जी गेहूं का, चावल का, आर्थिक रूप से, क्योंकि जमीन हमारी पे लोगों ने कब्जे कर लिए थे और बच्चों से हम लेते आर्थिक रूप से बहुत थोड़ा पैसा थे, जिस कारण हमें बहुत गंभीर समस्या से गुजरना पड़ा। लेकिन ईश्वर ने अपार शक्ति दी कि मैं जुटा रहा, लगातार मैंने विरोध सहे, कई तरह की चुनौतियां आई, इतना लंबा समय नहीं कि मैं इसको बता पाऊं। जी जी लेकिन अंत में ये निर्णय हुआ कि यदि आदमी की नीयत साफ है जी तो मंजिल आसान है। बिल्कुल। उस नी सोच से काम किया और हम अपने लक्ष्य को पूर्ण सफलता जी, पूर्वक प्राप्त कर पाए। आप कृषि क्षेत्र में ऑर्गेनिक फार्मिंग की पहुंच आम आदमी तक भी हो सके, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? क्योंकि आजकल खान पान भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। जिस तरीके से पेस्टिसाइड और तमाम चीज़ें आदमी के जीवन में जहर की तरह धीरे धीरे एक हिस्सा सा बन गई हैं, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश में पूरी दुनिया की तुलना में सबसे ज़्यादा मौतें कैंसर से हो रही हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जी इस समय पूरे देश और दुनिया में रासायनिक खेती का प्रचलन है। जब रासायनिक खेती देश और दुनिया में नहीं थी तो कैंसर को कोई नहीं जानता था, बिल्कुल। डायबिटीज को नहीं जानता था, हार्ट अटैक को नहीं जानता था। ये जितने भी जघन्य रोग हुए हैं, इनका बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे खेतों में अंधाधुंध यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इतना प्रयोग हो रहा है कि हमारी साग सब्जी, दूध, फल, पानी सब दूषित हो चुके हैं। और वो आहार यदि लोगों को मिल रहा है तो वो व्यक्तियों में रोग पैदा करने का कारण बन रहा है। इसलिए मैंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र के 200 एकड़ जमीन का जो फार्म है, उसमें प्रैक्टिकल पिछले 9-10 साल से मैंने पद्म श्री सुभाष पालेकर को बुलाकर वहां किसानों को ट्रेनिंग दिलाई और अपने खेत में प्रैक्टिकल खेती शुरू की। और उसका परिणाम ये हुआ कि मेरा उत्पादन नहीं कम हुआ, जी मेरी लागत शून्य आ गई,
मेरे पास गुरुकुल में 300 गाय हैं, 200 एकड़ जमीन है। तो गोबर गोमूत्र से हम जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं, उसी के ही हम देसी पेस्टिसाइड बनाते हैं और वही हम खेतों में डालते हैं। मेरे खेत देखने के लिए देश और दुनिया के अनेक लोग आते हैं, जी। प्रैक्टिकल रूप से देखते हैं। हमारी जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन जो 0.3 0.4 था, वो इस समय हमारी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.9 से भी ज्यादा बढ़ गया है और हमारी लागत शून्य हो गई और पानी की खपत 70% कम हो चुकी है। तो ये खेती किसान के लिए वरदान है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने आह्वान किया कि 2022 तक भारत के किसान की आय दोगुना होनी चाहिए, ये वो पद्धति जो आय को दुगुना करने की सामर्थ्य रखती है, क्योंकि इसमें लागत शून्य हो जाती है, आचार्य उत्पादन कम आचार्य नहीं होता। आचार्य जी, एक बड़ा साधारण सा सवाल पैदा होता है। इसका मतलब जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो पेस्टिसाइड बनाती हैं और अलग अलग तरीके के खाद मार्केट में लेके आती हैं, अगर आपकी बात अगर अपनाई जाए तो सही अर्थों में हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा रासायनिक खादों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी इतनी उर्वर है। और कहीं ना कहीं हम रासायनिक खादों को यूज करते करते इतने यूज टू हो गए हैं, इतने हमें आदत सी हो गई है कि हमें कहीं ना कहीं भरोसा नहीं आ रहा है कि बिना खादों के भी खेती की जा सकती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, ये तो आप हमारा जो कार्य है उसको प्रैक्टिकल देख सकते हैं। हमारे एक मेरा फार्म देखते हैं, जी। एकड़ जमीन थोड़ी नहीं होती, उसमें हम गेहूं करते हैं, चावल करते हैं, दालें करते हैं, गन्ना करते हैं, तिलहन करते हैं, सब तरह की खेती है। और हमारा खाद यूरिया पर एक नया पैसा भी खर्च नहीं होता जी। और उत्पादन हमारा यूरिया डीएपी से कम नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमारा उत्पादन जो कम नहीं है तो लोग उसको देखते हैं। और उदाहरण के लिए, मैं 4 वर्ष तक हिमाचल प्रदेश में गवर्नर था। वहां जो उत्पादन का उसने जो अभियान चला, उसमें लगभग इस समय 54,000 किसान हमारी पद्धति से खेती, उनके उत्पादन बाजार में आ चुके हैं। अब लोगों ने निर्णय ले लिया कि हम शहर वाली खेती को छोड़ेंगे और इसी खेती को अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी लागत तो शून्य आ गई और उनका उत्पादन जहर मुक्त हो गया, डबल कीमत पर बाजार में बिक रहा है। तो वहां का किसान इतनी स्पीड से बढ़ रहा है कि उन्होंने निर्णय लिया कि इस साल में 1 लाख नए किसान हम और जोड़ेंगे इस खेती के लिए। आंध्र प्रदेश में यही कृषि चल रही है। पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 मार्च को गुरुकुल कुरुक्षेत्र के फार्म को देखा, कृषि अधिकारी सभी वहां आए और उन्होंने प्रैक्टिकल हमारे खेत को देखकर निर्णय लिया कि हरियाणा प्रदेश में भी हम गुजरात की तरह, हिमाचल प्रदेश की तरह, हरियाणा में भी इस प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाएंगे। तो लोगों का ये विश्वास ठीक होगा जब वो अपने बराबर में प्राकृतिक खेती के उत्पादन को देखेंगे और उसकी लागत करने को देखेंगे। पानी की खपत भी आधी कम इसमें हो जाएगी बिल्कुल। और पर्यावरण दूषित नहीं। ये बहुत बड़ा लाभकारी। अगला सवाल ले रहा हूं। कोरोना संकट में इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए प्राकृतिक खाद्यान्न और आयुर्वेदिक दवाओं पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। आयुष मंत्रालय ने भी इसे काफ़ी आगे बढ़ाया है। आप इसे कितना कारगर मानते हैं, चूँकि आपका भरोसा पहले से ही जो है सादा जीवन, उच्च विचार और ऑर्गेनिक खेती, पेस्टिसाइड मुक्त खेती, इन सब चीज़ों को लेकर के आप पहले से ही आंदोलन चलाते रहें, लोगों को जागरूक करते रहें। राव साहब, बहुत अच्छा, क्योंकि इस समय कोरोना का बहुत बड़ा विनाशकारी रूप पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है जी। और सभी डॉक्टर्स विशेषज्ञ एक ही बात कहते हैं कि कोरोना की कोई दवाई नहीं, कोई वैक्सीन नहीं।
इससे बचने का केवल एक ही रास्ता, वो है इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रोंग करना, रोग से लड़ने की क्षमता पैदा करना। यूरिया, डीएपी, कीटनाशक के जो उत्पाद हैं वो रोग से लड़ने की ताकत को कमजोर करते हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करते हैं। और जो प्राकृतिक खेती का आहार होगा, गोबर गोमूत्र से जो जीवामृत, घन जीवामृत से खेती होगी, उस फल में, साग में, सब्जी में निश्चित रूप से इम्यूनिटी से बढ़ेगी। और उसका मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको दे रहा हूं। जी आप दो तरह की खेती करें, एक रासायनिक और एक मेरी प्राकृतिक खेती, और उनकी साग सब्जियां, जो जहर वाली साग सब्जियां यूरिया डीएपी की, वो 2-3 दिन में ही सड़ना शुरू हो जाती है। जी जी और मेरे खेत की सब्जी 15 दिन तक भी, आलू तो 2-2, 3-3 महीने भी नहीं सड़ते हैं। जी तो जो सब्जियां बाहर नहीं सड़ती, वो अंदर अंदर जाएंगी, तो अंदर भी तो वो वैसे ही स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। बिल्कुल। तो जो रासायनिक आहार है वो रोग से लड़ने की क्षमता कम करता है, और प्राकृतिक आहार रोग से लड़ने लड़ने की की क्षमता ताकत देता ताकत है। देता है, बिल्कुल। तो ये जो हमारी गाय दूध, जो हमारी गौओं को चारा प्राकृतिक मिले, तो उनका दूध भी वैसे ही पवित्र बनेगा। साग सब्जी, फल, अन्न, जितने भी प्राकृतिक खेती के हैं, वो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएंगे और कोरोना जैसे रोग से लड़ने की ताकत पैदा करेंगे। तो अग- आज के युग में प्राकृतिक खेती एक बहुत प्रासंगिक है। बिल्कुल। गुजरात में कृषि विकास दर ऊंची है। हाल के वर्षों में राज्य सरकार किसानों के हित में कदम उठा रही है। इससे प्रदेश में प्राकृतिक कृषि को कितना फायदा होता हुआ दिख रहा है आपकी नज़र से, चूंकि आप इसको अच्छे से समझते हैं। आपका और मेरा संबंध बीच में थोड़ा कट गया था, मैं पूरा विषय समझ नहीं पाया, मेरे तक आवाज नहीं आई, अब फिर बंद हो गया। और प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दे रही है। और जो प्रोडक्शन रहा गुजरात में वो भी काफ़ी अच्छा रहा। आपकी समझ से सरकारी प्रयास से किसानों को कितना फायदा मिल सकता है? देखिए, ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है जी कि मैं पिछले वर्ष 22 जुलाई को गुजरात में आया, और मैंने 4 सितंबर को एक बहुत बड़ा 10,000 किसानों का कार्यक्रम यहाँ पर करवाया। पूरी प्रदेश सरकार, पूरा कृषि विभाग, सबने जुड़ करके, मिल करके इसमें बहुत बड़ा सहयोग किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमने एक 22,000 किसानों का 7 दिन का कार्यक्रम रखा, और उन किसानों को ट्रेनिंग दी सुभाष पालेकर जी के द्वारा, और जिसका परिणाम लगभग 1 लाख गुजरात का किसान इस समय खरीफ की फसल प्राकृतिक ढंग से कर रहा है। और हमने प्रदेश सरकार के सौजन्य से एक निर्णय लिया, जी ये प्राकृतिक खेती देसी गाय पे आधारित है, और 900 रुपया प्रति गाय प्रति मास सरकार खेडूत किसान को सहयोग करेगी। जो किसान देसी गाय घर में पालेगा, उससे उसका साइड बिजनेस दूध के द्वारा बढ़ेगा, और गोबर गोमूत्र से उसके कृषि होगी। तो किसान की आय दोगुना करने का प्रधानमंत्री जी का मिशन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, और प्रदेश सरकार पूरी समर्पण के साथ इस मिशन को आगे बढ़ा रही है। हमें विश्वास है कि हम लाखों नए किसानों को और नया जोड़ पाएंगे, और गुजरात में बहुत तेजी से प्राकृतिक खेती का मिशन बढ़ेगा। गुजरात प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सामने प्रदेश सरकार ने जो मजबूती से कार्य किया है, खासकर फ्रंट लाइन वॉरियर्स ने जो हौसला दिखाया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि गुजरात में भी केसेस काफ़ी बढ़ रहे थे तेज़ी से, और अहमदाबाद में भी स्थिति बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आगे बढ़ गई थी। अब क्या स्थिति है गुजरात में कोरोना को लेकर के, और गवर्नमेंट ने किस तरीके से इस पूरी महामारी पर नियंत्रण पाया है? बहुत अच्छा
दरअसल क्या प्रारंभ निश्चित रूप से यहाँ पर कोरोना बढ़ा, लेकिन सरकार ने समय समय पर कोरोना को रोकने के लिए नई नई नीतियां बनानी शुरू की। वेंटिलेटर की कमी रहने दी, मास्कों की कमी रहने दी, उसके साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था की, डॉक्टर की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग बनाई और मरीजों से ज्यादा कोविड के हॉस्पिटलों की स्थापना की और समय समय पर टीम के रूप में काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और हमारे स्वास्थ्य के अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी प्रतिदिन के कोविड पर 1-1.5 घंटा मीटिंग करते रहे और उसमें नई नई योजना बना करके इस कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया और उसका परिणाम रहा कि आज गुजरात में कोरोना की स्थिति धीरे धीरे बड़ी सुधार की ओर बढ़ रही है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान की सफलता के लिए और क्या करना चाहिए? जिस तरीके से अभी कहीं लॉकडाउन है, कहीं लॉकडाउन नहीं है, लेबर्स की समस्या है, आपकी समझ से आत्मनिर्भर भारत अभियान कैसे सफल होगा अगर सब जगह से लॉकडाउन को लिफ्ट न किया जाए तो? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भारत की जनता में अपार श्रद्धा है। जी। उन्होंने जिस दिन से आत्मनिर्भर की बात कही देश को बढ़ाना है, तो भारत के लोगों में एक नई जागृति, नई प्रेरणा, नया उत्साह पैदा हुआ है। भारत के लोगों ने विदेशी सामान को खरीदना बंद कर दिया और भारतीय जो कुटीर उद्योग हैं उनकी बड़ी चीजों के इनमें लगाव बढ़ रहा है और भारत सरकार ने भी इस दिशा में उद्योगपतियों को प्रोत्साहित किया है कि वो मेक इन इंडिया की ओर बढ़े, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़े और स्वदेशी वस्तुओं का केवल प्रयोग ना करें, प्रचार भी करें। तो मैं अनुभव कर रहा हूँ, लोग मेरे से मिलते हैं, मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, बातचीत करता हूँ, तो लोगों में एक नए ढंग का उत्साह पैदा हुआ है कि अब हमने भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, हमने दूसरे के कंधों पर नहीं चलना है, हमने देश को हर दृष्टि से मजबूत बनाना है। तो एक नई सोच मैं देख रहा हूँ और निश्चित रूप से ये सफल होगी, ऐसी मेरी धारणा। बिल्कुल। कोरोना के बाद आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था से लेकर जीवन पद्धति में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। आम लोगों के लिए क्या सुझाव आपका है? उन्हें अपने जीवन को कैसे संचालित करना चाहिए, क्योंकि जीवन काफ़ी बदल सा गया है कोरोना के बाद? निश्चित रूप से राव साहब, बहुत बड़ा परिवर्तन हम देख रहे हैं। जी सर। जो व्यक्ति स्वतंत्रता से चारों तरफ भ्रमण करता था, आज घर से निकलते ही पहले वो मास्क ढूंढता है, सैनिटाइजर जेब में रखता है, 2 गज की दूरी का ध्यान रखता है। तो वर्तमान में जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती, इसका सही उपचार नहीं आ जाता, तो हमने इन सब नियमों का पालन करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन मेरी दृढ़ मान्यता है कि जिस गति से लोग इस महामारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले कुछ समय के बाद हमें राहत मिलेगी। जैसे दिल्ली में कोरोना बहुत बढ़ा, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में बहुत बढ़ा और लेकिन अब जो सुनने में, देखने में आ रहा है कि धीरे धीरे वो कमजोर पड़ रहा है। तो ये कमजोर पड़ेगा, भारत की जनता बड़ी मजबूत है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी दिनचर्या ये भारतीय संस्कृति की है। यहाँ वक्त से उठने की आदत है, योग प्राणायाम की आदत है, आयुर्वेद को हम जो चलते हैं, हमारे खाने में जो हल्दी है, अदरक है, तुलसी है, ये अच्छी चीजों का प्रयोग जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इसी का परिणाम है कि दुनिया की अपेक्षा मृत्यु दर भारत में बहुत कम है और हम तेजी से इससे लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन जब तक कोरोना है तो इससे हमने बचाव के तरीकों अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल। जी। कोरोना संक्रमण ने हमारी दिशा और दशा दोनों बदल डाली है। कोरोना के बाद के विश्व की
हम कैसी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि अब देखिए फ़्लाइटें नहीं जा रही हैं। फ़्लाइटों में मैं कल पुणे से लौट के आया, जिस तरीके से एयरपोर्ट वीरान सा, जहाज़ के अंदर लोग नहीं, बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था मुझे। तो कैसे इस पूरी व्यवस्था के बाद जो है भारत एक मजबूत राष्ट्र बन के उभरेगा, क्योंकि अगर दुनिया से संपर्क नहीं रहेगा, व्यापार और व्यवसाय उस तरीके से नहीं होंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं हम थोड़े अलग थलग हम भी पड़ जाएंगे, जैसे कि दुनिया के और देश भी ऐसा महसूस कर रहे हैं। इस पर थोड़ा सा लोगों को मार्गदर्शन दीजिए कि कैसे धैर्य से रहें, कैसे वो अधीर न हो, परेशान न हो, क्योंकि आपका एक स्पिरिचुअल साइड भी लाइफ में रहा है। आपकी बात को लोग ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, ये जो महामारी है, जी ये केवल एक व्यक्ति की नहीं है, एक जिला की नहीं है, प्रांत की नहीं है, एक देश की नहीं है, विश्व स्तर की महामारी। जी जो संकट से मैं जूझ रहा हूँ, वो दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति इसी संकट से जूझ रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक विश्वास पैदा होता है कि भाई मैं अकेला दुखी नहीं, सारा समाज में ये प्रॉब्लम है। इसलिए हमें भारत की संस्कृति में धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धृति, क्षमा, दमो, संयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्मम लक्षणम। उसमें पहला धर्म का लक्षण है धैर्य। जी समय बहुत बलवान है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि व्यक्ति को आशावादी बनना चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी हम अपने मन को मजबूत रखें। ऐसी महामारी पहली बार नहीं, पहले भी आई है। उस काल में तो हमारे पास साधन ही नहीं होते थे। इस समय तो साधनों की कमी नहीं है। दुनिया की 150 कंपनियां वैक्सीन बनाने पर लगी हुई हैं। रिपोर्ट बड़ी पॉजिटिव आनी शुरू हो गई है। मान्यता है कि साल के अंत तक इसका समाधान आएगा। अभी 2-4 महीने हमारे कटे हैं। अगले 2-4 महीने में ये कमजोर पड़ेगा और हम मजबूत बन के उभरेंगे। और हम, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया कि इस विपदा को अवसर में बदलना है, बिल्कुल, आपदा को और अवसर जो में। लोग मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, निश्चित रूप से उनके लिए रास्ते और मंजिल आसान होती है, और हम पहले से भी ज्यादा मजबूत बन के उभरेंगे, बिल्कुल, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रधानमंत्री जी ने एक और नारा दिया है, लोकल के लिए वोकल होने का। गुजरात राज्य को लोकल के लिए वोकल होने से कितना फ़ायदा मिलेगा, और गुजरात के सामने क्या अवसर है लोकल के लिए वोकल होने का? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जिन दिनों यहाँ मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस प्रदेश के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान किया। इसको एक मॉडल बनाया। भारत और दुनिया के लिए मॉडल बन करके प्रदेश उभरा। और मैं आया हूँ और मैंने अनुभव किया है जी कि जो चीज इस प्रदेश में है वो अभी तक अन्य प्रदेशों में नहीं है। और यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े डेडिकेटेड हैं, बड़े समर्पित हैं, बहुत मेहनती हैं। और मेरे को विश्वास है कि यहाँ के उद्योगपति आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। और भारतीय वस्तुओं का प्रयोग, प्रचार प्रदेश में और देश में तेजी से बढ़ रहा है। निश्चित रूप से आने वाला समय भारत का उज्जवल है, और पहले से भी ज्यादा उन्नति प्रदेश और देश होने वाली है। बिल्कुल। आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन के समर्थक रहे हैं। आप इस आंदोलन का कितना प्रभाव अब देख पा रहे हैं, और जब इसकी शुरुआत की थी प्रधानमंत्री जी ने, उसके बाद से लेकर अब तक, चूंकि आप लगातार इससे जुड़े रहे हैं? निश्चित रूप से मैं यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, जी कॉन्वोकेशन होती है, युवा पीढ़ी होती है, उसके बीच में एक मेरा विषय रहता है। और मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ। हम उस देश के लोग हैं जिसमें भारत के ऋषियों ने कहा था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र तत्र देवता। देवता। जी जिन घरों में नारी जाति की पूजा होती, वहां देवता वास करते हैं।
और जहां नारी के दुख के आंसू गिरते हैं तो वहां पर सब धर्म कर्म नष्ट हो जाते हैं। हम इस बात को भी मानते हैं कि इस धरा पर वेदों में नारी के लिए लिखा है, स्त्री ही ब्रह्मा बभूव। जी। परमात्मा के बाद इस सृष्टि का संचालन यदि कोई करने वाली है तो वो महिलाएं हैं। बिल्कुल। और भारत की नारी इतनी महान रही है कि इसके इतिहास को पढ़ें, इसने भारत की संस्कृति, सभ्यता, परंपराएं, मर्यादाएं इतनी मजबूती से निभा करके देश की रक्षा में अपना योगदान दिया, उसे भुला नहीं जा सकता। तो बेटियां हमारे घर की शोभा हैं, वो राष्ट्र का भविष्य है। और आज तो बेटियों ने सिद्ध कर दिया है कि लड़कों से हर क्षेत्र में वो आगे जा रही है। मैं कोनो ओकेशन में जाता हूँ, एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं मिली कि जिसमें बेटियां लड़कों से ज्यादा गोल्ड मेडल लेती हैं, उनसे ज्यादा अंक लेती हैं। बिल्कुल। आज बेटियां सेना में हैं, पायलट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बैरिस्टर हैं, जजेज हैं। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ कि बेटियां नहीं है। जिसमें कीर्तिमान नहीं स्थापित कर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उनमें जो धैर्य है, उनमें जो गंभीरता है, वो तो हम सब के लिए स्वीकार्य है। बिल्कुल। तो ऐसी देवियों का सम्मान होना चाहिए, ऐसी बेटियों की रक्षा, पालन पोषण, बेटे और बेटी में कोई अंतर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं का आह्वान रहा। बिल्कुल। कोरोना संकट में पारंपरिक शैक्षणिक व्यवस्था की जगह ऑनलाइन एजुकेशन का नया दौर शुरू हुआ है। बदले हुए हालात में शिक्षा व्यवस्था और उसके स्वरूप को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन पहले एक वैकल्पिक माध्यम के तौर पे पुश किया जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन एजुकेशन ने एक तरीके से मेन स्ट्रीम की जगह ले ली है इस कोरोना काल में, लॉकडाउन के दौरान। कितनी कितनी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आ सकता है, कितना इसका अहम रोल आगे भी हो सकता है ऑनलाइन एजुकेशन का? देखिए, मैं शिक्षक रहा हूँ। जी सर। 35 वर्ष तक मैं बच्चे पढ़ाता रहा। बच्चे के मनोविज्ञान को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। जी। प्रारंभिक शिक्षण से लेकर 12वीं क्लास तक ये जो ऑनलाइन सिस्टम है, अब इस विपरीत परिस्थिति में काम तो चला रहा है, लेकिन बच्चे का सर्वांगीण विकास इससे नहीं हो सकता। बच्चा जब बच्चों में जाता है, गुरु से प्रश्नोत्तर करता है, खेलता है, मस्ती मारता है, उसमें बच्चे का बहुत बड़ा विकास होता है। बच्चा बच्चों से बहुत कुछ सीखता है। बिल्कुल। तो उसमें एक आत्मविश्वास का भाव जो है ऑनलाइन पद्धति से नहीं हो नहीं आ सकता। सकता, ये बात आप बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। यदि बीए और जो उच्च शिक्षा है, बच्चा उस समय गंभीर हो जाता है, वो उस समय ये पद्धति सफल हो सकती है, लेकिन घरों में बंधवा बनकर कितने समय तक आदमी आनंद और बिल्कुल। बंध के रह पाएगा, ये हम समझ में आता है। और मेरे को विश्वास है कि ये दिन बहुत लंबे नहीं चलेंगे। हम पुनः उसी स्थिति में आएंगे और इससे भी ज्यादा प्रेरणा लेकर के हमें और भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। कोरोना ने हमें जीवन जीना सिखा दिया है। जो लोग सवेरे वक्त उठते हैं, वक्त सोते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन लेते हैं, योग करते हैं, प्रणाम करते हैं, दिनचर्या आती है, वो उतना ही लंबा और सुखद जीवन जिएंगे। तो ये जीवन पद्धति जो भारत की प्राचीन थी, वो पुनः लौट करके आ रही है। वही हमारे नमस्ते करना, हाथ ना मिलाना, तो उचित दूरी रखना, स्वच्छता का ध्यान करना, तो ये एक बहुत ही नई प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और जब तक कोरोना है तो ऑनलाइन पद्धति बच्चों को कम से कम जोड़े रखती है और हम अपने विषय से नहीं कटेंगे, ये बड़ी आवश्यक है। लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि प्रारंभिक शिक्षा से +2 तक, 12वीं तक बच्चे को जब तक स्कूल में जाकर के आमने सामने अध्यापक के सामने नहीं जाता, तो उसके कंसेप्ट सारे क्लियर नहीं होते और उसका विकास उन्नति अपने साथियों और गुरुजनों के संपर्क में आने पर ही सफलतापूर्वक हम तय कर पाए।
ऐसा बिल्कुल, मेरा बहुत बेहतर सर। प्राचीन भारत शिक्षा के क्षेत्र में विश्व भर में प्रसिद्ध था। नालंदा तक्षशिला का वैभव था। आज के ज़माने में शिक्षा और प्राचीन शिक्षा पद्धति में आप क्या फ़र्क देख रहे हैं और कितना प्रासंगिक है आज हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं और जो हमारा पुराना ज्ञान है, क्या वो प्रासंगिक नहीं रह गया है? देखिए, प्राचीन भारत में गुरुकुल परंपरा, जी। गुरुकुल का अर्थ क्या है? गुरुकुल, एक तो है माता पिता का कुल जिसमें बच्चे ने जन्म लिया है, जी। वो है पिता माँ का कुल, और वो है गुरु का कुल। यानी कि गुरु शिष्य एक दूसरे के इतने नजदीक आते थे कि शिष्य को उस समय अंतेवासी बोलते थे, जो गुरु के अंदर निवास करता है। आचार्य उपने मानो ब्रह्मचारिणम प्रमुखे गर्भमंतम। गुरु अपने बच्चे को गुरुकुल में लेते हुए एक मंत्र बोलता था वेद का कि मेरे बेटे, आपके माता पिता ने मेरे में विश्वास किया है तो मैं तुझे स्वीकार करता हूँ, और ऐसे संभाल करके मैं आपको रखूंगा जैसे माँ के पेट में गर्भ रहता। गर्भ कितना सुरक्षित होता इसका अनुमान आप लगाइए। माँ के भोजन में उसका भोजन है, माँ के पीने में उसका पीना, माँ के चलने में उसका चलना है, इतनी निकटता उनकी। तो ये निकटता गुरुकुल शिक्षा पद्धति में गुरु और शिष्य में होती। तो वहां पर वेद वेदांत दर्शन शास्त्र व्याकरण उपनिषद रामायण महाभारत गीता, ये हमारे वो ग्रंथ थे जिनमें आध्यात्म ज्ञान से परिपूर्ण होते थे, और समग्र चिंतन और सोच भौतिक आध्यात्म दोनों को ही लेकर के चलते थे। हमारे तक्षशिला नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी काल में 10-10 हजार विद्यार्थी विद्यार्थी इनमें पढ़ते थे। पढ़ते थे। बिल्कुल। सारी दुनिया के लोग भारत में पढ़ने के लिए आते थे। महर्षि मनु ने लिखा है, एक देश प्रसूत सका साधक जन्मन स्वम स्वम चरित्र पृथ्व्याम सर्वमानव। यह दुनिया के लोगों, यदि तुम आदर्श की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो, साइंस टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हो, अपने चरित्र की शिक्षा चाहते हो, तो भारत देश में आओ और यहाँ के गुरुकुल में पढ़ाने वाले गुरुओं के चरणों में बैठो। तो हमारा देश विश्व गुरु कहलाता है। सारी दुनिया के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत में आते हैं, जैसे आजकल हम बाहर जाने में गर्व करते हैं। तो भारत वैभव की दृष्टि से दुनिया में इतना संपन्न राष्ट्र था कि यहाँ की जीडीपी दुनिया में सबसे उन्नत और ऊंची होती थी। एक मोटी बात राय था, जी। दुनिया के भारत एक दुनिया में ऐसा देश है जिसने किसी देश को लूटने के लिए अपने आक्रांता नहीं भेजे, बिल्कुल। किसी देश की जमीन को हड़पने के लिए अपने आक्रांता नहीं भेजे, लेकिन दुनिया के लुटेरे आक्रांता दुनिया भर के देश में आते रहे। चोर वहीं आता है जहां कुछ मिलने की संभावना होती है, जहां है ही कुछ नहीं वहां क्यों आएगा। बिल्कुल। तो दुनिया के लुटेरे जो आए, क्योंकि हम इतने संपन्न थे, इतने वैभवशाली थे, आर्थिक रूप से समृद्ध राष्ट्र थे, और ये क्यों थे? क्योंकि हमारी प्राचीन पद्धति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इतने बड़े बड़े विज्ञान की परंपरा, हमारा आयुर्वेद का विकास, हमारे वेदों की शिक्षा, ये इतनी उन्नत थी कि हमारी गुरुकुल पद्धति, जिसको मैकाले ने तोड़कर हमारी पद्धति को ध्वस्त करने का काम किया। तो मैं समझता हूँ कि भारत की प्राचीन जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी वो इतनी परिपूर्ण थी, इसमें अनपढ़ आदमी ढूंढे भी नहीं मिलता था, सब शिक्षित होते थे। शायद घर घर में कुटीर उद्योग होते, शायद धन इसीलिए धान्य से परिपूर्ण। जिन विकसित जी देशों को शायद सर हम लोग देखते हैं, यही वजह रही होगी कि भारत इतना उन्नत था कि पूरी दुनिया भारत की तरफ आती थी। कोई पढ़ने आता था तो कोई आक्रमण करके यहाँ से कुछ लूटने आता था। हम फलदार वृक्ष थे। बिल्कुल। शिक्षक, लेखक, जनसेवक, किसान और अब गवर्नर, इतनी सारी भूमिकाओं में आचार्य जी आप खुद को सबसे सहज कब महसूस करते रहे और सबसे संतुष्ट और सेटिस्फाइड किस भूमिका में अपने को महसूस करते हैं कि ये मन का काम है, ये अब ठीक है?
हाँ, देखिए राव साहब, बड़ा अच्छा। मैं क्योंकि गुरुकुलों में पढ़ा, जी गुरुकुलों में पढ़ाया, तो भारत का जो प्राचीन साहित्य कुछ पढ़ने को मिला। जी। भगवान कृष्ण गीता में लिखे, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जय जय, जय अजय। जी। कि जीवन जीने की सबसे बड़ी कला सुख दुख हानि लाभ में जो सम रहे। समभाव रहे जी, स्थित प्रज्ञ रहे। व्यक्ति को केवल कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। जी कर्म प्रधान है दुनिया में। बिल्कुल। यदि कोई भी जिम्मेदारी कहीं पर भी मिलती है जी और व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को बहुत समर्पित भाव से निभाता है, तो वही उसके लिए आनंद का विषय बन जाता है। बिल्कुल। तो मैंने अनुभव किया कि जो जो जिम्मेदारियां मेरे को मिली, मैंने एक ही लक्ष्य लिया कि इसको मैं चरमोत्कर्ष पर पहुंचाऊंगा। प्रधानमंत्री जी का एक शब्द मुझे बहुत प्रिय लगता है, परिश्रम की पराकाष्ठा। जीवन में सफलता का मूल मंत्र है कि जो काम मिले उसमें पूरे समर्पण से, पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से, पूरे मनोयोग से उस काम को करेंगे, तो आदमी जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसका आनंद लेगा, उसमें बिल्कुल सुख मिलेगा। और दूसरी बात, नीयत साफ मंजिल आसान। बिल्कुल। कहीं पर भी जब नीयत साफ रहेगी तो मंजिल अपने आप मिलेगी। ये मेरा अपने जीवन का अनुभव है। तो सर, हम लोग अपने इंटरव्यू के आखिरी चरण में लास्ट के 2-3 सवाल बचे हुए हैं। आर्य समाज का जो प्रसार प्रचार देश में होना चाहिए था, वह उतना व्यापक नहीं हो पाया। आप क्या मानते हैं कि क्या वैदिक जीवन पद्धति आज प्रासंगिक है? आप तो रोज यज्ञ भी करते हैं और उसी तरीके से अपनी जीवनचर्या को निर्धारित भी करते हैं। देखिए, आर्य समाज जो था, जिस समय ऋषि दयानंद ने स्थापित किया, जी उस समय जितनी कुरीतियां थी, उस समय नारी जाति के साथ कोई सती प्रथा थी, पुनर्विवाह नहीं हो सकता था, महिलाओं को पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, और अछूत एक व्यवस्था देश में चलती थी, छुआछूत का परंपरा थी, देश गुलाम था। इन सब बुराइयों के विरुद्ध आर्य समाज ने आंदोलन किया था। वो इतना सफल आंदोलन हुआ कि आज छुआछूत समाप्त हो गई, बेटियां पढ़ने लगी, बड़ा विकास हुआ है। उस समय जो कुरीतियां थी, जिनके ऊपर सीधी चोट आर्य समाज गिरती थी, वो पूरे देश और समाज का आंदोलन बन गया। सब लोगों ने उनको स्वीकार किया, और आज वो इतनी उनकी बची नहीं कि भाई ये आंदोलन रह गया, ये रह गया। बाकी रहा जीवनचर्या, वो आर्य समाज ऋषि दयानंद ने बहुत अच्छी लिखी। भाई, हम गौ माता का पालन करें, जीव जंतु की रक्षा करें, वृक्षारोपण करें, बेटियों को पढ़ाने की व्यवस्था करें, दैनिक हवन यज्ञ करें, योग करें, प्राणायाम करें, दिनचर्या अच्छी हो। तो हमारी थोड़ी से कष्टदायक, बड़ी संघर्षपूर्ण जिंदगी थी, तो आज आराम परस्त आदमी थोड़ा सा उससे बच के चलता है। तो इस करके लोग, आर्य समाज के लोग कहते हैं भी ब्राह्म मुहूर्त में 4-5 बजे जागरण करो, योग करो, प्राणायाम करो, बड़ा तपस्वी जीवन जियो, वेद वेदांत दर्शन शास्त्र का अध्ययन करो। तो आज का भौतिकवाद में जीने वाला व्यक्ति थोड़ा बड़ा आरामदेह लाइफ जीना चाहता, तो उससे बचना चाहता। बिल्कुल। लेकिन आर्य समाज के सिद्धांत वैदिक हैं, सत्य हैं, शाश्वत हैं, टिकाऊ हैं। यही जीवन का सार है। इनको हमने जीवन का अंग बना करके अपने जीवन को राष्ट्र धर्म पवित्रता से जीवन जीना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में एक अलग कीर्तिमान बनाया है अपनी ख्याति और अपने काम को लेकर के। जितने सर्वे पिछले 1 साल में 2 साल में आए हैं, दुनिया के कई सर्वेज में उन्हें सबसे लोकप्रिय जन नेता की उपाधि दी गई है। प्रधानमंत्री आपकी नज़र में इतने विशेष क्यों हैं? ऐसा क्या खास बात आप उनके अंदर देखते हैं कि जनता उनके प्रति इतना ज़्यादा जो है उनसे जुड़ा हुआ महसूस करती है? मैं जो समझ पाया
माननीय प्रधानमंत्री जी एक बिल्कुल इस गांव के सामान्य परिवार से निकले। जी। उन्होंने अपने जीवन में इस देश के एक बालक को किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता वो दिन के जीवन में व्यवहारिक रूप से देखे। वो एक सामान्य गांव के स्कूल में पढ़े हैं, सामान्य परिवार में पैदा हुए। उन्होंने इस देश के एक एक व्यक्ति की जीवन स्तर का पता है, एक बात। दूसरा, उन्होंने जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपने अध्ययन से भारत की जो आध्यात्मिक विद्या को प्राप्त किया है, और प्राप्त ही नहीं किया, उन्होंने प्रैक्टिकल जीवन में किया। उसका परिणाम ये है कि उनका जीवन भारतीय जीवन मूल्यों से ओतप्रोत है। यहाँ के महान ग्रंथों का अध्ययन किया, महापुरुषों का अध्ययन किया, उनका जीवन उनमें झलकता है और वो प्रैक्टिकल है। और परिश्रम की पराकाष्ठा, रात दिन केवल राष्ट्र के लिए सोचना, लोगों की भलाई के लिए सोचना, जन कल्याण के लिए सोचना, ये वो चीज है जिससे उनकी आत्मा का इतना विकास हुआ है कि अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतना उदार चरिता नाम को वसुधैव कुटुंबकम, ये चिंतन उन्होंने गाया नहीं, जीवन में व्यवहारिक किया। अब उनकी सोच कितनी उदार है। कोरोना काल में एक मेडिसिन की जरूरत पड़ी दुनिया को, उन्होंने कोई अपना पराया नहीं देखा, सारी दुनिया के लोगों को अपना माना और सारी दुनिया के लिए दवाई के दरवाजे खोले। बिल्कुल। जिस भी देश में पड़ोसी देशों में गए, उनके लिए अपने द्वार खोल दिए। जहां भी कष्ट कहीं आता वहीं पर प्रधानमंत्री जी खड़े हो जाते हैं। भारत देश में देखा, कश्मीर में बाढ़ आई, प्रधानमंत्री जी ने 3-4 राउंड उस बाढ़ में लगा दी। इस समय देश में कई कठिनाई आती वहीं पर खड़े मिलते। कोरोना काल में दुनिया हिल गई, प्रधानमंत्री जी टेलीविजन पे आते रहे, प्रेरित करते रहे, मार्गदर्शन करते रहे, लोगों में उत्साह देते रहे और हम इस महाकष्ट से उन्होंने निकाल दिए। आज चाइना जैसा देश आंख दिखा रहा है, प्रधानमंत्री जी ले लद्दाख में पहुंच गए और मानो उन्होंने इतना, एक जो बड़ा घर का मुखिया जिम्मेदार होता है, बिल्कुल। उस जिम्मेदारी को बाखूबी उन्होंने पालन किया है। और देश की जनता ये निश्चित मान चुकी है कि आज हमें सुरक्षित हाथों में, इतना विश्वास उनके प्रति है। केवल विश्वास नहीं, उन्होंने करके दिखाया। पिछले 5 साल में आप देखिए देश का विकास, प्रगति, उन्नति से, रोड से विकास, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं कि इसमें एक नई पहचान दुनिया को ना दी हो। और ये सब कुछ दुनिया देख रही है बिल्कुल। कि आचार्य जी, भारत 70 साल में जा नहीं गया, वो 7 साल में वहां पहुंचने जा रहा है। आचार्य जी, एक आखिरी सवाल। आप चूंकि शिक्षा जगत से जुड़े रहे, अपना पूरा जीवन शिक्षा के लिए आपने समर्पित किया है। कहा जाता है कि टीचर जो है विद्यार्थियों में सूचनाएं भरता है, जबकि गुरु जो है, जो कूड़ा कचरा उनके अंदर भरा रहता है उसे मिटाता है, उसे कोरा स्लेट बनाता है, ताकि उसके ऊपर और भी सुंदर कुछ लिखे जाने की संभावना बनाई जा सके। अध्यात्म एक विद्यार्थी के जीवन में कितना जरूरी है आचार्य जी? उसकी स्पिरिचुअल जर्नी कितनी जरूरी है, इस बारे में थोड़ा बताएं। निश्चित रूप से राव साहब, ये अध्यात्म भारत की जो विद्या है, यदि बालक में बचपन से संस्कार दिए जाए तो कठिन परिस्थिति में भी विचलित नहीं होता। हमारे यहाँ शिक्षा का मूल आधार था अध्यात्म। जी। ये जिस धरती पे हम आए हैं, ये टिकाऊ और परमानेंट नहीं है। मनुष्य जीवन के उद्देश्य के लिए आता है। हमारे यहाँ एक न्याय शास्त्र है, उसमें आता है संघात प्रारब्ध। दुनिया में एक भी वस्तु ऐसी नहीं जो किसी अन्य वस्तु के लिए ना बने है। हर चीज अन्य वस्तु के लिए। उदाहरण के लिए, भोजन भोजन के लिए नहीं, हमारे खाने के लिए। वस्त्र वस्त्र के लिए नहीं, हमारे पहनने के लिए। भवन भवन के लिए नहीं, हमारे रहने के लिए।
पानी पानी के लिए, पानी पीने के लिए। एकांत में बैठकर देखिए कि हर चीज एक अन्य उद्देश्य के लिए है। तो ये मानव जीवन ईट ड्रिंक एंड बी मैरी खाओ पियो मजो में किसके लिए? नो, का चिंतन था अध्यात्मवाद। जीवन का उद्देश्य है धर्म अर्थ काम करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करो। बिल्कुल। इस जीवन में वो चीज ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जाएंगी, वो अध्यात्म है। इसमें ईमानदारी से जीना है, चोरी नहीं करनी है, सत्य का जीवन यापन करना है और हर्षशाली बनना है, तपस्वी जीवन बनाना है। हमारे जीवन के सिद्धांत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्रोध, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये हमारे आध्यात्मिक मूल्य हैं। ऐसा बालक विपरीत परिस्थिति में भी घबराएगा नहीं। जो केवल भोगवाद पर जिएगा वो धन के लिए जिएगा, वैभवता के लिए जिएगा। मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो लटक जाओ। ये कोई जीवन थोड़ा ही है। जीवन में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, उतार भी आएंगे, चढ़ाव भी आएंगे, दिन भी आएगी, रात भी आएगी। लेकिन अध्यात्मवाद कहता रात चाहे कितनी लंबी हो, तेरा होगा ही बिल्कुल। तो बहुत जीवन में अध्यात्म की ओर बढ़ना पूर्णता का रास्ता ये चिंतन। जीवन में अध्यात्म की ओर बढ़ना पूर्णता का रास्ता है। बहुत बेहतर सर, आपने सहारा न्यूज़ नेटवर्क से हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में बातचीत करने के लिए वक्त निकाला। दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। जिस तरीके से आचार्य देवव्रत जी ने आध्यात्म के साथ साथ एक वैदिक जीवन पद्धति को भारत में पुनर्स्थापित करने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी, समाज सुधार के लिए एक लंबी यात्रा तय की और अपने जीवन के 35 साल पठन पाठन और अध्यापन को दिया। उनकी कुछ बातें आज भी हमारे युवाओं के लिए, हमारी छात्रों के लिए बहुत ही कारगर और बहुत ही काम की सिद्ध होने वाली हैं। हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। सहारा प्रणाम।